हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्रैश कोर्स का वीडियो है वो है हाइड्रोजन चैप्टर से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर का क्रैश कोर्स। आइए सबसे पहला हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला देखेंगे हम लोग लैब मेथड, यानी कि लैब मेथड में भी फर्स्ट हम लोग देखेंगे एसिड से कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम एसिड। देखिए, हमको मेटल्स क्या क्या लेना है, या तो आयरन ले लीजिए या फिर जिंक ले लीजिए। ठीक है, जिंक इसमें इम्प्योर दिया जाता है। क्यों लिया जाता है उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाया। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, वहाँ पे सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होगा, सोल्यूट का मात्रा कम होगा। यानी कि यहाँ पे क्या H2SO4, तो H2SO4 क्या होगा, कम होगा, और क्या होगा, हमारे पास वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट किया, Fe को FeSO4 में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला देखिए ऐसा, और H2 गैस क्या हुआ, लिबरेट कर गया। ये एक प्रकार क्या हुआ, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं। जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसको हम एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्या है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाई या फिर H+ के प्रेजेंस में करवाएगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 या फिर H2 गैस लिबरेट कर देगा। मतलब आप जिंक लीजिए तो क्या बनाएगा, ZnSO4। अगर आप आयरन लीजिए तो क्या बनाएगा, FeSO4। क्लियर है, दोनों में क्या होगा, H2 गैस लिबरेट करेगा। हमको प्रिपरेशन किसका करना है, H2 का ही ना। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है विद प्योर जिंक रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। मतलब प्योर जिंक के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो आप कैटलिस्ट यूज करके आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इम्प्योर ले लीजिए, आसानी से हो जाएगा। क्या जरूरी है कैटलिस्ट में पैसा वेस्ट करने का। ठीक है, चलिए सेकंड है फ्रॉम बेसिक से कैसे यानी कि बना सकते हैं बेस से। तो जिंक है हमारे पास या फिर एल्युमिनियम मैंने ले लिया है। जिंक भी एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक होता है। बेस के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तब ये चीज़ सब कैसा एक्ट करेगा, एसिड के जैसे एक्ट करेगा। क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस लिबरेट कर दिया। मतलब नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम ले लिया तो NaAlO2 बन गया। मतलब क्या, सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट बोल देंगे। ठीक है, और H2 गैस यहाँ से भी लिबरेट कर गया। सभी जगह एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है कौन सा, H2 गैस। और हम लोग प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं, H2 का ही कर रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन आने का चांसेस वगैरह यहाँ से होता है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल मेथड। अब कमर्शियल मेथड मतलब बड़े पैमाने पे चीज़ों को बनाना। क्या होगा, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, H2O फार्मूला होता है। उसमें हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन तो होता ही है ना। वाटर में क्या, तो 2:1 होता है ना। तो हाइड्रोजन होगा तभी वाटर बन पाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वाटर को आप क्या करिए, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ब्रेक डाउन करवाइए, तोड़िए। तो इसमें टूटेगा H2+O2 में। H2 हमारे पास कैथोड वाले पार्ट पे आएगा और O2 किस पे आएगा, एनोड वाले पार्ट पे। कहने का मतलब ये हुआ कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से पार्ट पे आया, कैथोडिक मतलब कैथोड वाले पार्ट पे क्या आया, H2 गैस लिबरेट हुआ। तो यहाँ से हम H2 को बाहर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो H+ दिएगा, मीडियम कैसा है, एसिडिक है। कहने का मतलब ट्रेसेस ऑफ एसिड या फिर बेसिस, मतलब 1-2 बूंद आप क्या कर लीजिए, एसिड या फिर बेस को ले लीजिए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर दे, बढ़ा दे। इसके लिए बस इसका अमाउंट यूज किया जाता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है बातें। तो वाटर से हम लोग यानी कि H2 को यानी कि बना सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ये क्या है, CnH2n+2 प्लस n मोल्स ऑफ वाटर है। 1270 केल्विन यानी कि टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है। निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। क्या बनता है, CO बनता है, H2 बनता है। CO और H2 को हम लोग सीन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे हम। और डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनर्जी हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एनर्जी लिबरेट नहीं हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखा है, तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा, मीथेन बनेगा। मतलब ये अल्केन का फॉर्मूला हो गया। और वाटर मतलब क्या, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक है, मीथेन का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे 1270 केल्विन टेम्परेचर पे, और निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया रहा है। क्या बन रहा है, CO+H2 बन रहा है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, C वाले में। फ्रॉम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसको बॉस प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन वाटर के साथ रिएक्शंस करवाए, 1270 केल्विन, निकल क्या बना, CO+H2। मैंने बोला था कुछ देर पहले, CO+H2 को सीन गैस बोला जाता है। ठीक है, या फिर सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है।
सिंथेसिस का मतलब होता है मिलावट होता है, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए। तो वाटर गैस भी बोला जाता है या फिर सिन गैस भी बोला जाता है। फर्दर आप ZnO प्लस Cr2O3 के साथ रिएक्शंस करवाइएगा 200 से 300 एटीएम प्रेशर और 300 से 400 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर रखिएगा, तो मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा इसी चीज़ को। किस में कन्वर्ट करता है? मिथेनॉल CH3OH में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपको, देखिए ये वाला थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे CO प्लस H2 बना, किसमें? कार्बन का, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शंस करवाए तब। मुझे एक काम करना है, यहाँ से H2 तो मिल गया, मैं चाहता हूँ कि जो CO निकला है इसको भी मैं हटा दूँ और यहाँ से भी मुझे क्या निकल जाए? हाइड्रोजन ही आ जाए, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन किसका देख रहे हैं? हाइड्रोजन का ही देख रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे कि CO को वाटर के साथ रिएक्शंस करवा देंगे 673 केल्विन पे, और कैटलिस्ट हम लोग ने क्या यूज़ किया? आयरन क्रोमेट यूज़ किया, मतलब Fe2CrO4 का होल थ्राइस। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया? CO2 प्लस H2 में। अब CO2 तो गैस होता है, ऑब्वियसली लिबरेट कर जाएगा, फिर से हमको क्या मिल गया? H2 मिल गया। मतलब पहले भी H2 मिला था और CO को फर्दर मैंने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस करवा देते, फिर से हमको H2 मिल गया। तो कहने का मतलब H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये CO2 है, ये NCERT में लिखी हुई लाइन कि CO2 इज रिमूव्ड बाय सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन के साथ करवा दीजिए, इसको ये भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा सॉल्यूशन से। बचेगा रेस्ट क्या? H2 गैस बचेगा। हमको चाहिए कि H2 ही चाहिए ना, तो यहाँ से आप H2 को बाहर लिबरेट करवा सकते हैं। डी में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस NaCl का नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन। जो नमक वाला पानी होता है ना, उसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है, और वाटर कैसे टूटता है? H प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, अब देखिए एट कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो H प्लस था, तो H प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन्स का कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसने लिया एक इलेक्ट्रॉन्स किसमें? H2 में गया। बैलेंसिंग कर सकते हैं, 1/2 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, एक हाइड्रोजन बच गया। तो H2 गैस क्या होगा? लिबरेट करती है। एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होता है, कौन सा? H2। मैक्सिमम टाइम में बाई प्रोडक्ट में ही निकलता है। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और यहाँ पे क्या? लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया, किस में गया? Cl2 में गया। क्लियर है। अच्छा, इसमें ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ पे से क्लोरीन का भी तो प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कैथोड पे कौन सा निकलता है? H2 गैस लिबरेट करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स होगा प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। ई वाला पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है। अगर आपको हाई प्योरिटी यानी कि H2 चाहिए, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 99.95% से अबव चाहिए, मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो बेरियम +2 में, क्योंकि बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट्स होता है, तो कौन सा चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ठीक है, और OH नेगेटिव बाहर चला जाएगा। और फर्दर वाटर कैसे टूटता है? H प्लस और OH नेगेटिव में, तो फिर से कैथोड वाले पार्ट होगा। वैसे 2 पार्ट तो होगा ना, 2 यानी कि टर्मिनल, एक कैथोड वाला एक एनोड वाला। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो H प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, H2 में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल्स ऑफ लिबरेट करके यहाँ से हमारे पास कैथोडिक पार्ट में क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस मिल गया। एनोड पे क्या होगा? OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवाएगा, वाटर में गया और O2 गैस लिबरेट कर देगा। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, हमको एज ए बाई प्रोडक्ट में क्या चाहिए? H2 चाहिए, जो हमको कहाँ पे मिला? कैथोडिक पार्ट पे मिल गया। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2। अब H2 का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, ये बात पता होगा आपको। गैस है तो अभी से कलरलेस होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। तो H2 O2 के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, डेल्टा H कहता है नेगेटिव होता है, हाईली कह सकते हैं नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि पानी बनाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का यूजेज होता है, इसलिए बोला जाता है कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि पृथ्वी के लिए सही नहीं है, अर्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी को बचाया जाए ताकि हमको फ्यूचर में ना बनाना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अर्थ का पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ ही रहा है, 750 करोड़ प्लस ही है ना, यानी कि पॉपुलेशन अर्थ का, मतलब पूरे वर्ल्ड का। तो उतना पानी बनाना डिफ़िकल्ट है ना हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि क्यों ना अभी से पानी को सेव किया जाए ताकि हमारे फ्यूचर के लिए पानी बच सके, पीने वाला पानी। ठीक है, H2 अगर X2 के साथ रिएक्शंस करवाता है तो HX बनाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हेलाइड बनाएगा। ठीक है,
अगर N2 के साथ करता है आयरन एज ए कैटलिस्ट, ये कैसे एक्ट कर रहा है कैटलिस्ट के जैसा, कैटलिस्ट तो कैसा होगा NH3 बनाएगा, डेल्टा H क्या होता है नेगेटिव होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा हेबर्स प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है हेबर्स प्रोसेस, मतलब N2 + H2 मिलकर NH3 बनाता है। और आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड एज ए प्रोमोटर, और यानी कि 723 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जाता है, 200 atm प्रेशर यूज किया जाता है। ये आपने पढ़ रखा होगा क्लास 12th में ही, ये रिएक्शन से दिया हुआ है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने बाकी चीज़ें नहीं लिखा है लेकिन आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। NH3 अच्छा, H2 का आप निकल या फिर वेजिटेबल ऑयल के साथ रिएक्शंस करवाइए तो वनस्पति घी बनता है, जिसको हम लोग डालडा भी कहते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, आपको 1 लाइनर में पूछ सकता है कि जैसे वनस्पति घी जो बनता है तो उसमें कौन सा मेटल्स का कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो निकल का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास H2 का अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है या तो MH बनाएगा या तो MH2 बनाएगा। MH बनाएगा तो ग्रुप 1 का मेटल्स होगा, MH2 बनाएगा तो ग्रुप 2 का मेटल्स होगा। अगर H2 का पैलेडियम +2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पैलेडियम में कन्वर्ट करेगा और H+ क्या होगा बाहर निकल जाएगा। अगर H2 का कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो कॉपर प्लस वाटर यानी कि एज एक्वस फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अगर मान लीजिए RCH11CH2 मतलब क्या अल्कीन ले लिए हम और CO के प्रेजेंस में हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं, तो क्या बनेगा RCH2CH2CH मतलब एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फर्दर H2 के साथ करवाए तो किस में, यानी कि OH वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टर्म ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन बहुत समझना आसान होता है, बस इसके स्पिन से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑर्थो वाला है हमारे पास तो उसका स्पिन क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर से जा रहा है तो इधर से ही जाएगा दोनों का, ठीक है। ये प्रोटॉन बीच में मैंने लिखा है और सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी और ये इधर भी, क्लियर है। और पैरा वाले में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, एक दूसरे का उल्टा में जाएगा, क्लियर है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये ऑर्थो है, ये वाला क्या है पैरा है। तो आल्सो नोन एज न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी बोला जाता है। ये स्पिन होता है, ये वाला क्या है स्पिन। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में फिलिंग करते हैं ना ऐसा वाला, ठीक है, इसको स्पिन कहते हैं ना स्पिन। एक का वैल्यू क्या था +½ दूसरे का इसको क्या बोलता है अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। इसका कितना हो जाता है हमारे पास -½ हो जाता है, क्लियर है। उसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे स्पिन बोलते हैं। नेट स्पिन क्या होगा 0, किसमें पैरा वाले में, क्यों एक दूसरे का अपोजिट है तो कट जाएगा, कट जाने पे क्या होता है 0 हो जाता है। अगर सेम ही डायरेक्शन में होगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ऐड होते जाएगा ना, तो कह सकते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। तो ऑर्थो में क्या होता है डबल हो जाता है, +1/2 और +1/2 क्या हो गया 1 आ गया ना, तो इसका तो डबल ही हो गया ना, हाफ का तो 1 ही आएगा डबल। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका टेम्परेचर देखते हैं। ऑर्थो का क्या होता है टेम्परेचर पता है, यानी कि आइडेंटिफाई नहीं है केल्विन में, तो इसको छोड़ दीजिए। पैरा का 100% होता है। एट लिक्विफिकेशन टेम्परेचर कितना होता है इसका 50 और इसका भी कितना आधा होता है दोनों का। अगर रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर की बात करें तो इसका 75 होता है, इसका 25% होता है, यानी कि 3:1 का रेशियो आ रहा है। डायरेक्ट आपको ये भी लिखा मिल सकता है 3:1, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक का कितना होता है 75, एक का कितना होता है 25% होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी या डिफरेंट होता है, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ऑर्थो का ज़्यादा होता है, पैरा का क्या होता है कम होता है। ऑर्थो में क्या होता था स्पिन सेम डायरेक्शन में जाता था, पैरा में क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में कट जाता था। केमिकल प्रॉपर्टी चाहे सेम, इस सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सेम होता है। नेक्स्ट क्या हाइड्राइड्स। अब देखिए हाइड्राइड समझिए, हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करता है ना मेटल्स वगैरह या फिर नॉन मेटल्स, वो क्या बनाता है हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद डिफरेंट एलिमेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएगा हाइड्राइड्स बनाएगा मेटल्स का। देखिए हाइड्राइड्स जनरली यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड, आयनिक, सैलाइन या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। अब देखिए सैलाइन क्या होता है, सैलाइन होता है यानी कि सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है मेटालिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तीसरा क्या है हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स। देखिए एक एक करके समझते हैं। आयनिक वाले में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड या फिर सैलाइन हाइड्राइड्स या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। लेकिन एक्सेप्ट आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम, ठीक है। बेटा मांगे लड़की, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा इसका ट्रिक का। बेटा मांगे लड़की ये सब कैसा होता है कोवलेंट नेचर का होता है, तो इसीलिए इसको आयनिक वाले में कंसीडर नहीं करते थे। एक्सेप्ट मैंने लिख दिया बेटा मांगे लड़की, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम क्या होता है कोवलेंट हाइड्राइड होता है। अच्छा नेक्स्ट है मेटालिक या फिर इंटरस्टिशियल, ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है जो यानी कि प्रॉपर यानी कि बैलेंसिंग ना हो, ऐसे समझिए। जैसे टाइटेनियम H है, X कोई भी मोल्स हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे जर्कोनियम H है, कोई भी जैसे 0.5 हो गया, मतलब होल नंबर रेशियो कंटेंस ना करे और बैलेंस प्रॉपर ना हो, तो वो क्या होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होता है, ठीक है। इट इज
कोवलेंट वाले में इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा, ग्रुप 13 का एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होगा, ग्रुप 14 का एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सा होगा, 15, 16, 17 का होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, कोवलेंट हाइड्राइड में क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा जनरली। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट का, जैसे ग्रुप 13 का, जैसे BH3 वगैरह हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में ग्रुप 14 का, जैसे कार्बन फैमिली वाला हो गया, मतलब मीथेन वगैरह हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में 15 वाला, 16 वाला, 17 वाला, तो जैसे NH3 15 का एग्जाम्पल ले लिए, वाटर 16 का एग्जाम्पल ले लिए, और मैंने HF किसका, ग्रुप 17 का एग्जाम्पल ले लिए। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक समझ। देखिए इसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, इसमें 8 का 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें क्या 8 से यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है, सिंपल सी बात। जैसे NH3 में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके पास लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर आने के कारण क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग करने, मतलब जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, खुद के अलावा जितना था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोला जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्डिंग के अलावा भी है, तो वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। पहले भी स्टेबल था लोन पेयर के कारण, फिर भी बॉन्डिंग कर लेगा तो और स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास नोट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होता है, आयनिक हाइड्राइड का ज़्यादा होता है, उसके बाद मेटालिक का, उसके बाद कोवलेंट, कोवलेंट वाले का कम होता है। ठीक है, दूसरा कोवलेंट कैरेक्टर यानी कि कैसे निकालेगा, तो फजांस रूल आपको पता होगा। फजांस रूल के लिए हम लोग केटाइन को देखते हैं और एनाइन को देखते हैं। केटाइन वाले जो एनाइन और केटाइन होता है हमारे पास, पहला उसमें क्या देखते हैं, चार्ज। चार्ज हमारे पास क्या होना चाहिए, एनाइन का भी ज़्यादा होना चाहिए और केटाइन का भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन साइज क्या होता है, केटाइनिक पार्ट का कम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, चार्ज यानी कि साइज एनाइनिक पार्ट का ज़्यादा होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले हम लोग देखते हैं केटाइन, दूसरा देखते हैं हम लोग एनाइन देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग चार्ज देखेंगे तो चार्ज इसमें क्या होता है, लार्ज होता है, मतलब हाई होता है। ठीक है, इसमें भी हाई होता है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज इसमें क्या होता है, स्मॉल होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कोवलेंट कैरेक्टर के लिए। और कोवलेंट कैरेक्टर का उल्टा ही क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। अब देखिए समझिए वाटर क्या होता है। जैसे वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंट शेप होता है, V शेप होता है, एंगुलर शेप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, उल्टा भी है। ठीक है, बेंट मतलब झुका हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते। 2 लोन पेयर होता है, 2 सिग्मा होता है, 4 4 के लिए क्या होता है, sp3। मैंने 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 4 के लिए स्टीरिक नंबर कितना आ गया, 4। 4 पे क्या होता है, हाइड्रोजन sp3 होता है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। शेप क्या होगा, बेंट V शेप या फिर एंगुलर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो जनरली sp3 पे क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब भी लोन पेयर आता है उसके कारण रिपल्सन होता है, तो 2.5 से कम कर दीजिए। तो 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर का मतलब कितना, 5 माइनस कर दीजिए तो 109.5, तो 5 माइनस के 104 के अप्रोक्स में आ जाएगा, तो 104.5 डिग्री। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। जैसे एक यहाँ से कर सकता है, एक यहाँ से कर सकता है, एक यहाँ से कर सकता है और एक यहाँ से कर सकता है। मैक्सिमम 4। ये JEE एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, कितना मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस कम रहता है, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखना है, पहले हमको एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ये बात सही है। वाटर H+ देगा तो एसिड के जैसा काम करेगा, OH नेगेटिव देगा तो बेस के जैसा काम करेगा। जैसे वाटर है, NH3 के साथ रिएक्शंस किया थी, वाटर यहाँ पे NH3 कैसा बेस के जैसा काम कर रही थी, ये कैसा करेगा, एसिड के जैसा यहाँ पे। अच्छा, ये एसिड के जैसा काम कर रहा था, अब ये कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा। अच्छा, तो अगर ये एसिड के जैसा काम करे तो H+ देगा, H+ देगा तो NH3 क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके पास लोन पेयर होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर लेगा, क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर चला गया, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आप इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्प्लिट करके लिख दीजिए। H2S एसिड के जैसा काम कर दिया, कैसा करेगा, बेस के जैसा, तो ये क्या करेगा, इसको H+ देगा तो H3 पॉजिटिव बनेगा और क्या होगा, SS नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड नेगेटिव बाहर चला गया। क्लियर हो गया, तो ये आप एम्फोटेरिक नेचर भी ध्यान रख सकते हैं। ये NCERT कहती है वाटर एम्फोटेरिक होता है, बाकी रेफरेंस बुक नहीं बोलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ NCERT कहती है। तो आप NCERT को लेके ही आपको चलना है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे NCERT को मेन प्रायोरिटी देना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, अलग अलग मॉलिक्यूल का, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या, वाटर है, मैंने F2, ठीक है, F2 के साथ रिएक्शन कर फ्लोरीन के साथ HF बनाया, O2 बनाया। अब देखिए यहाँ पे F2 किस पे, 0 पे, यहाँ पे -1 पे, तो 0 से -1 हो गया, मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 0 से -1 पे गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है,
तो काम कैसा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जिसका जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे का क्या करे, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को क्या करे, रिड्यूस करे। क्लियर है। जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। तो ये हमेशा ध्यान रखा करिए, हमेशा दूसरे का काम करेगा। क्लियर है। यहाँ पर रिडक्टेंट के जैसा काम करे, Na के साथ किया तो NaOH प्लस H2 गैस लिबरेट कर दिया। और अगर मान लीजिए CO2 के साथ रिएक्शन करे, C6H12O6 बनाता है ग्लूकोज, और वाटर और O2 गैस क्या करता है, लिबरेट कर देता है। ऑटो प्रोटोलाइसिस रिएक्शन भी वाटर शो करता है, मतलब खुद के साथ है। जैसे वाटर है, वाटर के साथ ही मान लीजिए एक क्या H प्लस देगा, तो एक वाला क्या एक्सेप्ट किया, तो H3 पॉजिटिव में गया और OH नेगेटिव बाहर चला गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वाटर ऑटो मतलब खुद, सेल्फ। ठीक है। प्रोटोलाइसिस का तो प्रोटोन का एडिशन हो रहा है। प्रोटोन जैसे H प्लस ये दिया या फिर ये दिया, तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा, दोनों में से कोई करेगा। तो क्या होगा, H3 पॉजिटिव में जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में जाएगा। क्या बोल देंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस देखिए, एक कंप्लीट होता है, एक होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, अधूरा। यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हम करवा रहे हैं। तो SiCl4 है, वाटर के साथ SiO2 प्लस HCl गैस लिबरेट कर दिया है। HCl गैसेस फॉर्म में भी होता है। N-3 नाइट्राइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके NH3 गैस लिबरेट कर दिया। P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, इसका नाम आप IUPAC के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, डायरेक्ट कोई नाम नहीं था। ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार जेई में आया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं P4O10 का। उसमें कितना सिग्मा होता है, कितना पाइप बॉन्ड होता है, पाइप तो नहीं होता उसमें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, POP बॉन्ड कितना होता है, या फिर PO बॉन्ड्स कितना होता है। तो ये सब भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आप पढ़े होंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। खैर, जब P ब्लॉक का नाइट्रोजन फैमिली आएगा तो मैं वहाँ पर ये सब चीज़ें बताऊँगा। वाटर के साथ रिएक्शन H3PO4 बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर दो टाइप्स का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है। अगर हाइड्रोजन में कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाए तो वो होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर का पहचान कैसे करेंगे, जो यानी कि जिसमें फ्रोथ बने, झाग बने, लेदर बने। ठीक है। जिसमें झाग नहीं बने, जैसे यहाँ पर लिखा है गिव लेदर विद सोप। सोप के साथ क्या देगा, लेदर देगा। लेदर का मतलब झाग। ठीक है। लेदर का मतलब चमड़ा वाला नहीं। ठीक है। यहाँ पे LATH है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, यानी कि सोप के साथ ये यानी कि लेदर नहीं देगा, यानी कि झाग पैदा नहीं करेगा। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, इसके अलावा क्लोराइड्स हो गए। इन सब के कारण क्या होता है, हार्डनेस आता है वाटर में। जैसे यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है C17H35 नेगेटिव Na प्लस, मतलब सोडियम स्टीरेट। ये क्या होता है, हमारे पास सोप का फॉर्मूला होता है। इसको सोप भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, सोप। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। M+2 लिया, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम लिया, दोनों तो +2 चार्ज में ही है। किसमें, यानी कि C17M35COO का होल ट्वाइस M, यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, Na को बाहर कर दिया गया, M को अंदर कर दिया गया, मतलब क्या बना, स्कम बना। स्कम का मतलब क्या था, मैल। ठीक है। वैसे भी कपड़ा साफ करते तो मैल ही बाहर निकलता है ना, स्कम बना, और क्या Na+ बाहर चला गया। एक्चुअल में हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। तो अब इन सबको कैसे रिमूव किया जाए तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, टेम्परेरी को हम लोग डायरेक्ट बॉइलिंग करके भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए बहुत सारा मेथड होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सिर्फ बाइकार्बोनेट के कारण क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस आएगा। परमानेंट हार्डनेस क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। मतलब क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड सल्फेट्स के प्रेजेंस में क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस होगा। टेम्परेरी के लिए बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड्स। अच्छा, क्या बोल देंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, BSC, B4 बाइकार्बोनेट, S4 सल्फेट, C4 कार्बोनेट। ठीक है। TP का मतलब टेम्परेरी, इसमें परमानेंट। आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, BT का मतलब बट, SC का मतलब साइंस, P का मतलब पढ़ो, बट साइंस पढ़ो, ऐसे ध्यान रख लेना है। ठीक है। बट BT साइंस पढ़ो, BT साइंस पढ़ो, बट देखिए, बट साइंस पढ़ो। बट का मतलब बाइकार्बोनेट, T का मतलब टेम्परेरी। ठीक है। बट में आ गया आपका बाइकार्बोनेट टेम्परेरी, समझ में आ गया होगा। और SC का मतलब साइंस पढ़ो, साइंस का मतलब सल्फेट और कार्बोनेट। ये क्या होगा, परमानेंट वाला होगा। तो ये ट्रिक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास रिमूवल ऑफ हार्डनेस, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्प्रेरी को मैंने बोला था सिर्फ बॉइलिंग करके आप बाहर निकाल सकते हैं। टेम्प्रेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग में कैसे होगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट लिया मैंने और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिया, बॉइलिंग कर दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों पीपीटी के फॉर्म में क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर हो गया, CO2 गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, यहाँ से भी CO2 गैस लिबरेट होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब बॉइलिंग करते हैं कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को तो कौन सा गैस लिबरेट करते हैं, तो आपको ये गैसेस भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ये हमारे पास क्या HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ये क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर सकते हैं, सोल्यूबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मोर सोल्यूबिलिटी आएगा ना, दो तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। दूसरा है बाय क्लर्क्स प्रोसेस। क्या होता है, एडिशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऐड करवाते हैं इसमें। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट था हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवाए, कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ये क्या वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया। मैग्नीशियम का कार्बोनेट लिए कैल्शियम सेलेक्ट लाइम को ऐड करवाए, ये भी पीपीटी बनाया, नीचे सेटल डाउन हो गया, तो हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट भी नीचे सेटल डाउन हो गया, तो रेस्ट क्या बचा, वाटर। हमको चाहिए क्या, प्योर वाटर ही तो चाहिए ना, हमको जो भी इंप्योरिटीज़ वगैरह उसको क्या करना है, नीचे सेटल डाउन करना है, ताकि हमारे पास वाटर ऊपर है उसको क्या करें, बाहर हम फिल्टर करके बाहर कर ले, तो यही हमको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए। तो इसमें कुछ मेथड होता है। पहला है वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है, क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होता है क्लोराइड और सल्फेट्स के प्रेजेंस में, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शंस हो रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट मतलब पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंस हो गया, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे NaCl और Na2SO4 बच गए। दूसरा है बाय कैलगोन्स मेथड। अब देखिए कैलगोन्स मेथड क्या होता है, ये नाम में ही छुपा हुआ है। कैलगोन्स का मतलब होता है कैलगोन्स मतलब कैल्शियम गॉन, कैल्शियम जहाँ पे चला जाए। ठीक है, इसका मतलब होता है कैल्शियम गॉन। ठीक है, कैल्शियम गॉन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है इज नोन एज कैलगोन। अब देखिए कैसे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है HPO3 मतलब क्या, H3PO4 में से 1 मोल्स ऑफ वाटर को बाहर कर दीजिए, क्या बोला मैंने, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से 1 मोल्स ऑफ वाटर को बाहर कर दीजिए, क्या बन जाएगा HPO3, इसी को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखिए कैल्शियम सल्फेट था Na2NA4PO3 का होल 6 था। अब सिंपल से यहाँ पे देखिए कैल्शियम यहाँ क्या होगा, इसके साथ चला गया Ca और रेस्ट क्या बचा हमारे पास Na2SO4, मतलब कैल्शियम एक्चुअल में गॉन हो गया, चला गया, कॉम्प्लेक्स के साथ चला गया, बाहर चला गया, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्शियम गॉन मतलब कैलगोन्स मेथड। यहाँ पे CaCl2 है, Na2NA4PO3 का होल 6 के साथ रिएक्शंस हो रहा है, तो कैल्शियम क्या हो गया, फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आने के बाद क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ध्यान रख सकते हो, और रेस्ट में क्या बचा हमारे पास NaCl बच गया। तीसरा है बाय परम्यूटेड या फिर जियोलाइट प्रोसेस या फिर आयन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, परम्यूटेड इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर हाइड्रेटेड वर्ड यूज हो गया, मतलब क्या, कहीं ना कहीं वाटर के साथ मॉलिक्यूल्स होगा, तो Na2Al2Si2OH.x मोल्स ऑफ वाटर होता है। तो एक काम कर दीजिए, इतने वाले पार्ट को आप जेड लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नाज हो जाएगा, जेड स्टैंड फॉर जियोलाइट्स। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज सोडियम जियोलाइट्स Na2Z। अब देखिए ध्यान से, Na2Z है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाए थे, NaCl प्लस CaZ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फॉर रीजनरेशन ऑफ Na2Z मतलब अगर मान लीजिए फिर से आपको रीजनरेशन करना है तो इसको क्या करना है, NaCl जो हमारे पास ये था और ये था, दोनों का रिएक्शंस करवाइएगा, तो क्या कैल्शियम क्लोराइड और Na2Z में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर जेड स्टैंड फॉर क्या, जियोलाइट्स। क्लियर हो गया, फिर से आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास सिंथेटिक रेसिन मेथड, जो मोर एफिशिएंट होता है जियोलाइट मेथड। ऊपर वाले से क्या होता है, ये बहुत अच्छा मेथड होता है। जैसे RSO3 सल्फोनिक एसिड है, NaCl के साथ रिएक्शन करवाए, Na RNA में कन्वर्ट हुआ, फर्दर M+2 के साथ रिएक्शन करवाए तो R2M में और Na+ बाहर चला गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, उतना ज़्यादा यानी कि डीपली जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक होता है केटाइन एक्सचेंज, दूसरा होता है एनाइन एक्सचेंज। केटाइन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे RH M+2 वही मेटल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम का, Mr2 में का R के अल्काइलिक ग्रुप है। ठीक है, फर्दर 2 मोल्स ऑफ H+ बाहर चला गया एक्वस फॉर्म में। RNH2 है तो वाटर के साथ RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और X नेगेटिव के साथ रिएक्शन हेलाइड के साथ करवाए, हेलाइड H नेगेटिव का बनता है हेलाइड। ठीक है, RNH3+ और X नेगेटिव और OH नेगेटिव बाहर, इसको बोलते हैं एनाइन एक्सचेंज में। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, D2O। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिया हुआ है NCERT में, मैंने वो लिख दिया, आपको ध्यान रखना है। जैसे CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड,
D2O के साथ रिएक्शन हो रहे थे CaOD का होल ट्वाइस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CaC2 है, वाटर था, क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बन गया CaOD का होल ट्वाइस, और C2D2 बाहर चला गया, मतलब C2H2 वहाँ पे जाता, तो यहाँ पे C2D2। Na2 है, D2O के साथ रिएक्शन NaOD बना, जैसे वहाँ पे NaOH बनता था वाटर के साथ में, यहाँ पे क्या है NaOD, मतलब सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। Mg3N2 है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, D2O के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या बनाएगा MgOD का होल ट्वाइस और ND3, जैसे NH3 वहाँ पे ND3, ठीक है। SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, D2O के साथ रिएक्शन करवाने पर D2SO4 बना, मतलब H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जैसा बन रहा है, क्या डिटोरो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोल देंगे। वाटर है, D2O है, ये इसका वेट 18 होता है, इसका 20 होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। वेट के अकॉर्डिंग D2O क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन सा, TDH, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसके बारे में देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड, मतलब बेरियम पेरोक्साइड के साथ आप इसका रिएक्शन करवाइए, H2SO4 H+, मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो बेरियम ऑक्साइड है, ठीक है, बेरियम इसको पेरोक्साइड कह सकते हैं क्योंकि ओ लिंकेज बन जाता है, और 8 मोल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो BaSO4 बन गया, BaSO4, ठीक है, और H2O2 और वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। H2O2 में क्या होता है, पेरोक्सी लिंकेज होता है, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, 50% H2SO4 यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, जैसे H2SO4 है, 2 H+ और HSO4 नेगेटिव, मतलब H+ दिया और इसे एनाइन बना, अगर एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एडिशन होगा, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस नहीं होगा। तो H+ में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो H2 गैस लिबरेट हो गया यहाँ से, और एनोड पे मैंने क्या किया, HSO4 नेगेटिव लॉस किया H2SO8 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिया, किसमें, अच्छा 2 मोल्स लिया था ना, इसलिए H2SO8 मार्शल एसिड, ठीक है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है इसको। H2SO8 वाटर के साथ रिएक्शन H2SO4 प्लस H2SO5 को कारो एसिड कहते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी पूछ सकता है। इसका नाम क्या होता है, H2SO8 का परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 और H2O2 यानी कि बाहर चला जाएगा। तीसरा इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब हमारे पास है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे, कैटलिस्ट क्या H2 या फिर PD पैलेडियम, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ से क्या होगा H+ बाहर गया, यहाँ से H2O2, यहाँ का H2 और यहाँ का O2, H2 बाहर चला गया, यहाँ पे H था तो 2 बॉन्ड बन गया, सिंपल सी बात है, ये हो गया, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लैब मेथड फॉर D2O2, मतलब क्या, हैवी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए। K2H2O8 है और D2O है, किस में कन्वर्ट किया, KdSO4 में, ठीक है, पोटेशियम ड्यूटेरोसल्फेट में, ठीक है, और D2O2 हो गया, तो ये क्या होगा, पोटेशियम परसल्फेट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी काम कर सकता है। पहला है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2O2, कैसा बिहेवियर करता है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, क्या क्या देखिए रिएक्शंस, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया NCERT से, आपको ध्यान रखना है। जैसे H2O2 है, कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। Fe+2 है तो Fe+3 में कन्वर्ट करेगा, NO2 नेगेटिव है तो NO3 नेगेटिव में, S-2 में तो सल्फाइड है, ठीक है, सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे H2O2 है, किस में, वाटर में कन्वर्ट करेगा। जैसे ओवरऑल क्या रिएक्शंस होगा वो देखिए, जैसे Fe+2 H2O2 के मीडियम कैसा है H+, तो किस में कन्वर्ट किया, Fe+3 में, और वाटर बाहर चला गया, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। Fe+2 है H2O2 और मीडियम कैसा है, बेसिक है, तब क्या Fe+3 में कन्वर्ट होता है और OH नेगेटिव में। देखिए थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, अगर मीडियम एसिडिक है तो वाटर निकला, अगर बेसिक है तो OH नेगेटिव निकला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। पर हाइड्रोल क्या होता है, H2O2 का दूसरा नाम पर हाइड्रोल होता है, उसमें स्टेबलाइज सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इसको बोला जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पर हाइड्रोल क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब रिड्यूसिंग बिहेवियर में क्या है, जैसे H2O2 है, किस में कन्वर्ट किया, O2 में, डायरेक्ट देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया -1 से, तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। O3 को O2 में कन्वर्ट करेगा, Ag2O को Ag में, I2 को I नेगेटिव में, और MnO4 नेगेटिव को किसमें, H+ के प्रेजेंस में कैसा होगा, Mn+2 में, और मीडियम बेसिक हुआ तो Mn+4 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक चार्ट एक बार ध्यान रख लेना है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन आने का चांस रहता है, जैसे ये हो गया आपका और ये वाला पार्ट हो गया, इस दोनों से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने देख रखा होगा, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, जैसे ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो यानी कि बॉन्ड लेंथ होता है वो 147.5 पिकोमीटर, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है डेटा वगैरह, बस एक नॉर्मल ओवरव्यू ले लीजिए। यहाँ पे 95 पिकोमीटर होता है इसका बॉन्ड लेंथ, यहाँ का बॉन्डिंग एंगल होता है 111.5 होता है, यहाँ का 94.8 डिग्री होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो बस, बाकी एब्रेशन वगैरह निकाल ही सकते हैं। ये होता है गैस फेज का स्ट्रक्चर, एक होता है सॉलिड, सॉलिड कितने पे होता है 110 केल्विन पे, ठीक है। ये यहाँ पे 98.8, यहाँ पे 145.8 पिकोमीटर, यहाँ पे 102 डिग्री और यहाँ पे कितना 90.2 डिग्री, ठीक है बॉन्डिंग, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बोल दिया पहले ही। नेक्स्ट क्या हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2। अब देखिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने आप में, बट समझ लीजिए अच्छे से। जैसे ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होता है, जैसे H2O2 हो गया, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करता है, जो कलर्ड मटेरियल होता है उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे किसके नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको होते ब्लीच कर दिया गया। एक होता है ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग, जो होता है H2O2 और Cl2, इसको कहते हैं परमानेंट ब्लीचिंग, ठीक है, जो परमानेंट ब्लीच कर देता है। एक होता है रिडक्टिव ब्लीचिंग, जो SO2 के कारण होता है, वो होता है टेम्परेरी। जैसे जो शादी वगैरह में दुल्हन वगैरह जो यानी कि ब्लीच करवाती है ना जी, या कि सलून वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, तो कलर्ड मटेरियल को कलरलेस बना दिया जाता है, इसलिए उसको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा उजला हो गया, वो मतलब बोलते हैं ना लाइटनिंग फेस पे आ गया, तो वो होता है टेम्प्रेरी ब्लीचिंग के कारण। परमानेंट कर दिया तो फिर परमानेंट ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। रिडक्टिव ब्लीचिंग वो होता है, क्लियर हो गया, किसके कारण होता है, SO2 के कारण होता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट जरूर करें, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लर्न मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।